24 जनवरी 2022 के दिन जब जेम्स वेब टेलीस्कोप अपने डेस्टिनेशन यानी कि सेकंड लैग्रेंज पॉइंट पर सेफली पहुंचा, तब इसको लेकर हर किसी के अंदर बहुत ही ज्यादा उत्साह था, क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से ही साइंटिस्ट की टीम आने वाले सालों में न सिर्फ ब्लैक होल्स, एब्जॉर्ब मैटर और स्टार फॉर्मेशन को देखने वाली है, बल्कि अपने गोल्ड प्लेटेड मिरर से दूसरे यूनिवर्सेस और डार्क मैटर को फाइंड करने में भी उनकी मदद करने वाला है। बिग बैंग थ्योरी की माने तो हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम किसी तरह यूनिवर्स के फैलने के रेट के बारे में पता लगाने में कामयाब हो गए, तब ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी सफलता होगी, क्योंकि इसके फैलने की रेट से ही हम जान पाएंगे कि फ्यूचर में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के साथ क्या होगा और अतीत में इसके साथ आखिर क्या हुआ था। जब बात यूनिवर्स के फैलने की रेट की आती है, तब उसे हबल कांस्टेंट कहा जाता है और साइंटिस्ट को लगता है कि शायद जेम्स वेब टेलीस्कोप इसमें उनकी मदद कर सकता है। मौजूदा दौर में इस रेट को मेजर करने के लिए एस्ट्रोफिजिसिस्ट दो कैलकुलेशन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से जहां पहली मेथड में यूनिवर्स के कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को स्टडी किया जाता है, तो वही दूसरी मेथड में पास मौजूद गैलेक्सीज के डिस्टेंस और स्पीड के बीच के रिलेशनशिप को नापा जाता है। ये दोनों ही मेथड एक दूसरे से बहुत ही अलग है और इनके यूनिवर्स एक्सपेंशन रेट में भी काफी डिफरेंस है, क्योंकि पहली मेथड से यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट 64 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगापार्सेक आया है और दूसरी मेथड से 74, जो साफ साफ दिखाता है कि इनके रिजल्ट में 10 का डिफरेंसेस है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या जेम्स वेब टेलीस्कोप सच में बता सकता है कि इन दोनों रिजल्ट्स में से कौन सा रिजल्ट सही है? हाँ भी और नहीं भी। अब हाँ इसलिए क्योंकि सेकंड मेथड पर तो खड़ा उतरता है, जबकि नहीं इसलिए क्योंकि फर्स्ट मेथड का बैकग्राउंड इसकी एमिशन कैप्चरिंग लिमिट से 100 गुना ज्यादा है, जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि सेकंड मेथड हमें यूनिवर्स एक्सपेंशन को लेकर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देती है। हालांकि यूनिवर्स का एक्सपेंशन जान लेने से तब तक कुछ नहीं होगा जब तक कि हम ये मालूम नहीं कर लेते कि आखिर यूनिवर्स किस वजह से फैल रहा है, और हमें इसका सच्चाई तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि हम जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से डार्क मैटर को अच्छे से नहीं समझ लेते। दुनिया भर के बहुत से एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने ये नोटिस किया है कि कुछ गैलेक्सीज स्पेस में ऐसे मूव करती है जैसे उनके पास किसी तरह का अदृश्य मास हो जो हमें दिखाई नहीं देता। दोस्तों, इसी मिसिंग मास को डार्क मैटर कहा जाता है और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जितना डार्क मैटर प्लैनेट, स्टार्स और कॉस्मिक डस्ट में मिलकर होता है, उससे करीब 6 गुना ज्यादा डार्क मैटर आउटर स्पेस में मौजूद है। तो अब जेम्स वेब टेलीस्कोप को इस डार्क मैटर को खोजने के लिए ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट की हेल्प लेनी होगी। ये इफेक्ट स्पेस में तभी होता है जब किसी मैसिव बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड उसकी तरफ ट्रैवल करने वाली लाइट को बेंड कर देती है। वैसे हबल टेलीस्कोप भी इस इफेक्ट की हेल्प से डार्क मैटर को खोजने में लगा था, पर जेम्स वेब टेलीस्कोप अपने बड़े और पावरफुल लेंसेज की मदद से और भी ज्यादा दूरी के लेंसेज को न सिर्फ फाइंड कर पाएगा, बल्कि उनके मास का भी पता लगा लेगा, जिससे हम स्पेस में मौजूद इनविजिबल सब्सटेंसेस को समझने के और भी ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे। मगर जब 1971 में स्टीफन हॉकिंग ने ये कहा कि डार्क मैटर प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स का बना हो सकता है, तब से ही दुनिया भर के एस्ट्रोफिजिसिस्ट के बीच प्राइमोर्डियल ब्लैक होल और डार्क मैटर एक विवाद का विषय बना हुआ है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल क्या होता है, तो ये वो ब्लैक होल है जो बिग बैंग होने के कुछ ही मिनट्स में बना था, जिसे हम प्री हिस्टोरिक ब्लैक होल भी कह सकते हैं, जो कि एक डस्ट से लेकर पूरी की पूरी गैलेक्सीज के जितना बड़ा भी हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जेम्स वेब अकेला ही प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स को खोज लेगा, क्योंकि इसके लिए उसे किसी और डिवाइस की भी जरूरत होगी, और इसमें हेल्प 2034 में लॉन्च होने वाली लीसा ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी भी करेगी, जो मैसिव बॉडीज के मूव करने के दौरान होने वाले स्लाइटेस्ट फ्लक्चुएशन को भी डिटेक्ट कर सकता है। खैर, एक्सपेंशन रेट, डार्क मैटर और ब्लैक होल ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें हबल टेलीस्कोप की मदद से पहले ही मिल चुकी है, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप को हबल से कहीं ज्यादा एडवांस इसलिए माना जाता है क्योंकि बहुत से साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये इन सभी चीजों की डीप जानकारी के साथ साथ एलियंस के बारे में भी पता लगा सकता है। जब भी किसी एक्सोप्लैनेट पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, तब उस पर कहीं न कहीं वाटर, एमोनिया और मीथेन मॉलिक्यूल जैसे टिपिकल एटमॉस्फेरिक बायोमार्कर जरूर होते हैं। हालांकि इन बायोमार्कर्स को जेम्स वेब भले ही ना ढूंढ सके, पर अगर इनके अलावा किसी एक्सोप्लैनेट पर क्लोरोफिल का प्रेजेंस है, तब जेम्स वेब टेलीस्कोप इसे जरूर ढूंढ लेगा, क्योंकि क्लोरोफिल विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिसके चलते उसे इंफ्रारेड में आराम से देखा जा सकता है। अब किसी प्लेनेट पर क्लोरोफिल की प्रेजेंस अपने आप में ही लाइफ का सबसे बड़ा सुराग होती है, जिसके चलते अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने
किसी एक्सोप्लैनेट पर क्लोरोफिल के प्रेजेंस को नोटिस कर लिया, तब ये बात पक्का है कि उस प्लैनेट पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरूर हो सकते हैं। हबल टेलीस्कोप भले ही इंफ्रारेड रेंज से एक्सोप्लैनेट पर बायोमार्कर्स को ना खोज पाए, पर जेम्स वेब ऐसा बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के 10 टाइम्स वाइडर पोर्शन को ऑब्जर्व करने में भी काबिल है, जिस वजह से हम इसे एक एलियन सर्चर के साथ साथ ह्यूमैनिटी को मिला अब तक का सबसे बड़ा गिफ्ट कह सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से भविष्य में एलियंस को खोज पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।